अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर नंबर 7 में हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक मौजूद है, आप उन लेक्चर्स को लाजमी देख लें, उनको सुन लें ताकि आज के लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सके। तो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा फिर से रिव्यू करेंगे कि हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में क्या डिफरेंस होता है। ऑल्दो हम इससे पहले के लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ क्या होती हैं और कॉन्टीन्यूस क्या होती हैं। तो आपको याद होगा कि हमने डिफ़ाइन किया था कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं, जो इंटीजर्स की फॉर्म में होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे पास काउंटेबल होंगे, उनको हम काउंट कर सकेंगे। या तो वो 5 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे, वो कभी भी इस तरह की फॉर्म में नहीं होंगे लाइक 5.4 6.2, राइट। तो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ कौन सी हुआ करती थी? ऐसी वैल्यूज़ जो कि काउंटेबल्स होती हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में होती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जबकि इसके बरक्स हमने कॉन्टीन्यूस के बारे में ये पढ़ा था कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम मैयर कर सकते हैं, राइट जी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ काउंटेबल होती हैं और कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ जो होती हैं वो काउंटेबल नहीं होती, वो मैयरेबल होती हैं, वो इंटरवल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पर अब हम डिफाइन कर सकते हैं, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू इन एन इंटरवल। ठीक है जी। तो हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये किसी भी इंटरवल में से कोई भी वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लेती हैं, राइट जी। अब इसकी एग्जांपल हम जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी जो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वेट, ये कॉन्टीन्यूस कैसे हो सकती है। लेट से हम ये कहते हैं कि एक क्लास के अंदर हमारे पास लेट से 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक इंटरवल ले लेते हैं। लेट से मैं एक इंटरवल यहाँ पे लेता हूँ जो कि स्टार्ट हो रहा है 55 से और कहाँ तक जा रहा है 60 तक। अब ये इंटरवल हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ ये जो इंटरवल है ये हमें इन स्टूडेंट्स का वेट बता रहा है जो कि 55 केजी से 60 के दरमियान होगा, राइट जी। अब यहाँ पर लाजिम बात है, ये इंटरवल जो है ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस इंटरवल के अंदर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वेट्स, राइट जी। कि इस इंटरवल में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वेट्स होंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करता हूँ तो x इनमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किसी स्टूडेंट्स का जो वेट है वो 55.1 kg भी हो सकता है, या हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का वेट हो 55.2 kg, या हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का वेट हो 59.5 kg। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल x हम डिफाइन कर रहे हैं ये इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, क्योंकि इस इंटरवल में इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज मौजूद है। सो दिस इम्प्लाइज वी कैन से x कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज 55 टू 60 kg, राइट जी। सो दैट्स वाई ये एग्जांपल हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की है। अब आप इसके डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू इन एन इंटरवल, राइट जी। कि वो इंटरवल में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है वेट, अब वेट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं वो 55 हो। तो देखें ये डेसिमल्स की फॉर्म में भी होगा, तो इसमें इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ है, राइट जी। तो हमने क्या याद रखना है कि कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ बेसिकली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, यानी मैयरेबल होती हैं, एंड इट कैन टेक इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़। ओके जी। हम इसकी यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक इंटरवल हम ले रहे हैं जो कि लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पे हम एक इंटरवल बनाते हैं, एक ह्यूमन है,
उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो लाइफ है, वो फॉर एग्जांपल 0 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स के दरमियान कुछ भी हो सकती है। ये हमने एक एज्यूम किया है वैल्यू। तो अब जो रैंडम वेरिएबल x है वो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी जो कैपिटल X है वो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए X कैसी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन जो है वो 3 ईयर्स 2 वीक्स 4 डेज 5 आवर्स 3 मिनट्स एंड 5 सेकंड तक जिंदा रह सकता है। अब देखिए ये जो हमने ये वैल्यू ली है ये तो कोई एक वैल्यू है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में से हो सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि x टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द इंटरवल 0 years to 100 years. That's why this type of x is called the continuous random variable. तो आपने ये याद रखना है कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की जब हम बात करेंगे तो वो काउंटेबल नहीं होंगे, वो हमारे पास नंबर 1 क्या होंगे, मेजरेबल होंगे, और वो किसी इंटरवल में डिफाइन होंगे, यानी इंटरवल में से वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। और इसके बरक्स हमने डिस्क्रीट को भी डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट वैल्यूज कैसी होती हैं, वो काउंटेबल होती हैं, मेजरेबल नहीं होती हैं। राइट जी, ओके। तो क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यहाँ पढ़ना है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो हमेशा डिस्क्रीट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है जी। और हम जानते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ हैं जो काउंटेबल हैं और मुख्तलिफ होती हैं। लेट्स से यहाँ पर हम एक एग्जांपल को लेते हैं, रोलिंग अ डाइस। जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो देखिए इसके सैंपल स्पेस में हमारे पास किस तरह के पॉइंट्स आएंगे। या तो 0 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एक तो ये डिस्क्रीट हैं क्योंकि ये डिफरेंट हैं, और ये काउंटेबल हैं। तो डेट्स वाई इस एग्जांपल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ले रहे हैं। अब हम क्या करते थे, हमने यहाँ पर हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी। तो आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम डिफाइन करते थे स्मॉल एफ ऑफ एक्स से, एंड दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो वन बाय वन हम क्या किया करते थे, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं एक वैल्यूज की आपको बताऊं तो एफ ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता है ज़ीरो इसमें एक ही टाइम है, तो हमारे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 6। सिमिलरली अगर हम 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 आउट ऑफ 6, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो 1 भी हमारे पास फेवरेबल एक ही है, सो 1 आउट ऑफ 6। अगर आप गौर करें तो 0 से लेकर 6 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन तमाम की जो प्रोबेबिलिटी आपको नज़र आ रही है वो सारी की सारी हमारे पास क्या मौजूद है, 1/6 है। अगर हम इनको ड्रॉ करें, यानी इनका हम ग्राफ अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो वो ग्राफ किस तरह का बिहेव करेगा, देखें। अब लेट्स से ये हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल्स हैं, और ये हमें इसकी जो y एक्सिस है उसके ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपको याद होगा तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे हम क्या करते थे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ड्रॉ करते थे। तो देखें 0 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं टिल 6 तक, इन सब की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 है। और यही प्रोसेस हमारा कहलाता था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का प्रोसेस। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमने हर वैल्यू को कितनी जो प्रोबेबिलिटी है वो असाइन की है, यानी हर नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन करने का प्रोसेस क्या कहलाता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता था। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, जो हमारे पास डाइस है यानी एक नंबर है जो बिटवीन 2 and 4 होगा, आई मीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 4। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस 2 से लेकर
4 तक की प्रोबेबिलिटी देखना चाहूँ तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो वी कैन राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। यानी इस केस में हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो कहाँ लाइज कर रहा है? वो बिटवीन 2 and 4 लाइज कर रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको याद हो तो हम कैसे निकालते थे? हम इसका समेशन करते थे फ्रॉम 2 to 4, यानी 2 to 4 के दरमियान जितनी भी आपके प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सबको हम ऐड कर दिया करते थे। अगर हम गौर करें तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। अगर हम इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। तो ये सारी की सारी वर्किंग हमने की थी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर। क्योंकि हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये बात आपने याद रखनी है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में बेसिकली जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस रेंज में से वैल्यूज़ को ले रहे होते हैं। लेट्स से अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पर देखें तो हम इस इमेज में देख सकते हैं जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में जो आपको ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर वो हमें स्प्रेड होती नज़र आ रही है, यानी डिफरेंट एरिया में आपको स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आ रही होगी। इसकी मिसाल आप इसको ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पे हम रेत की मिसाल लेते हैं, सैंड की। अगर हम ये कहते हैं कि आप मिसाल के तौर पे 1 kg सैंड ले लें और एक लाइन के ऊपर उसको आप फेंकना शुरू कर दें तो आप इमेजिन करेंगे कि इस लाइन के कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जहां पर आपको रेत के ज़्यादा ज़र्रात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी वो हाई डेंस होगा। और लाइन के कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे कि जहां पर आपको कम रेत के ज़र्रात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में भी जो प्रोबेबिलिटी मैस हमें स्प्रेड होता ये नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह है जैसे हम रेत की एग्जाम्पल कर रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी मैस आपको कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ पर, और कहीं आपको कम नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ पर। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में ये यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सम पार्ट्स ऑफ द रियल लाइन हैज़ मोर मास पर यूनिट लेंथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर आपका मास आपको कम नज़र आ रहा है। राइट जी, तो अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें क्या बताता है, क्योंकि हमने डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें बताता है कि कितना मास जो है वो एग्जैक्टली इस रियल लाइन के ऊपर मौजूद है, वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताएगा। अगेन आई रिपीट कि कितना मास जो है वो एग्जैक्टली इस रियल लाइन के ऊपर मौजूद है वो हमें पीडीएफ बताएगा, यानी वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताएगा। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ कैपिटल एक्स ऑफ एक्स। अब ये जो एफ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एफ, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हम डील कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, यानी स्मॉल एफ हमें बता रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये जो कैपिटल एक्स आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमें बता रहा है कि विच रैंडम वेरिएबल वी आर टॉकिंग अबाउट, कि किस रैंडम वेरिएबल के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो ये नोटेशन है, ये नोटेशन आपने याद रखनी है कि जब भी इस तरह की नोटेशन होगी तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज़ करेंगे। ओके जी, अब लाजमी बात है कि हमने इसकी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूस के केस में क्योंकि हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि इंटरवल में से हम इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इंटरवल है जो कि ए से बी तक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। राइट जी, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, अगर वो इस इंटरवल में कहीं भी लाए करता है, ये बात ज़रा गौर से सुननी है, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो इस इंटरवल में कहीं भी लाए कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि अगर हमारा रैंडम वेरिएबल इस इंटरवल में कहीं भी लाई करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब लाज़िम बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हम कैलकुलस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली जो हमारा पीडीएफ है, यानी ये जो हमारा पीडीएफ है, इसको मैं लेट से एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ, इसको हम क्या करेंगे, ए से बी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों इंटीग्रेट कर देंगे? क्योंकि हमें पता है ये एरिया है, और जब भी आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो आप हमेशा उस फंक्शन को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये इंटीग्रेशन जितनी भी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज यहाँ मौजूद है उन सबको एडअप कर देगा, राइट जी। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए से बी पर, तो वो हमें क्या बताएगा, वो हमें ये बताएगा ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ए से बी तक जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है ये उनको कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे बता देगा, राइट जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में इसको यहाँ पर डिस्कस भी करना है। Okay, so this is the definition 3.6. The function f of x is the probability density function, normally we call PDF, for a continuous random variable x defined on the set of real number, right जी। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर हमारा कोई स्मॉल f of x है वो एक probability density function होगा, किसके लिए जी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x के लिए। यानी यहाँ जो कैपिटल X हम डिफाइन कर रहे हैं वो डिस्क्रीट के लिए नहीं कर रहे, वो हम कंटिन्यूस के लिए कर रहे हैं। जब हम कंटिन्यूस के लिए करेंगे तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, और वो रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होगी। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो पहली अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है, वो क्या है कि अगर हमारे पास, अगर हम इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें ए से बी तक, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा इस x की, जो कि इसकी रेंज में यानी a से b की रेंज में है। यानी हम कह सकते हैं अगर हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x जो है वो a से b तक लाई कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैसे निकाली जा रही है कि हम अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को a से b पर क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, राइट जी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि अगर हम अपने डेंसिटी फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो इसका आंसर क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। अब इस बात को आप मिसाल के तौर पे मान रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो हमारी रेंज है, हमारा जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो a से b पर डिफाइन हुआ हुआ है, मिसाल के तौर पर, राइट जी। यानी a से b पर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की रेंज है। अगर लेट्स से मैं यहाँ से माइनस इन्फिनिटी ले लूँ और प्लस इन्फिनिटी ले लूँ, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन होता है। तो आप ये बात गौर करें कि माइनस इन्फिनिटी से a तक तो हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। पिछले डायग्राम में अगर आपको याद हो तो हमने ये डायग्राम इस तरह की बनाई हुई थी। लेट्स से कि अगर कोई भी हमारा ये फंक्शन है जो a से b पर डिफाइन है, ठीक है जी, तो यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं प्लस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से a पर तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, और अगर हम a से b पर देखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होगी। क्यों 1 होगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और b से इन्फिनिटी पर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखें a से b पर क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ये टोटल एरिया जो है ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, और हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। डेट्स वाई a से b पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए अगर मैंने इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स तक देखना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से a तक, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 होगी, प्लस उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको a से b लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस
उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, b टू इन्फिनिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। तो लाजिम बात है हमारे पास सिर्फ बचेगा a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और मैंने आपको बताया है कि a से b पर जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो आपने याद रखना है कि अगर किसी डेंसिटी फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, राइट जी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी इसको बता रहा होता है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है, मगर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, राइट जी। कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x वी हैव द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल नंबर c बिलोंग टू r। अब जरा इसका मतलब जरा समझिएगा, ये हमें बताता है अगर हमने किसी भी सिंगल पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी को निकालना है जो कि किसी भी इंटरवल के दरमियान है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई इंटरवल है a से b, ठीक है जी, और हमारा जो कैपिटल X है वो इसके दरमियान कहीं पर है, कॉन्टिन्यूस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक कोई स्पेसिफिक नंबर ले लूँ C जो कि A और B के कहीं दरमियान पड़ा हुआ है, तो वो ये कहता है कि उस सिंगल नंबर के इक्वल, यानी ऊपर अगर हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी, मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि मैं उसी एग्जांपल को बताता हूँ कि मैं एक इंटरवल लेता हूँ, लेट्स से जो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर 100 तक, ये एक कंटिन्यूस है और x हमारा इसके दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब लेट्स से मैं कोई एक सिंगल वैल्यू को देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पर कैपिटल X जो है मैं लेट्स से ले लेता हूँ 4। अब इस सिंगल नंबर के ऊपर प्रोबेबिलिटी कैसे 0 होगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब जब आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो मैथमेटिकली आप कहते हैं कि ऊपर फेवरेबल आएंगे, नीचे टोटल आएंगे। अब 4 तो यहाँ पर एक ही होगा। अब नीचे टोटल में क्या आएगा बच्चों, टोटल में यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हमने कहा था इसकी सैंपल स्पेस अगर मैं देखूं तो इसकी सैंपल स्पेस तो काउंटेबल ही नहीं होती, क्योंकि हमने कहा था कंटिन्यूस के केस में ये मेजरेबल होते हैं, काउंटेबल नहीं होते। तो इसके दरमियान इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी वो अनकाउंटेबल होंगे। सो दैट्स वाई इस रूल से अगर हम 1 ओवर एक बहुत बड़ी सैंपल स्पेस को इस पर डिफाइन करेंगे इनफाइनाइट को, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट्स वाई किसी सिंगल नंबर के ऊपर कभी भी हम इसको मतलब ये इसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि लेट से हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू c, राइट जी, और हम ये कह रहे हैं कि हम एक रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं जो कि a और b के में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, c ले रहे हैं। अब हम उस डेफिनेशन को देखते हैं जो ऊपर हमने पढ़ी थी। हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी दो नंबर हो लेट से, तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसको a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स यानी उस डेंसिटी फंक्शन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू c, यानी मैंने क्या किया है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को सेम कर दिया है, यानी यहाँ पे c ही ले लिया है। क्योंकि हमें पता है अगर ये दोनों एंड पॉइंट को मैं c लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही होगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू c, क्योंकि अगर इसका लोअर पॉइंट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है तो इसका मतलब है हम सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं उसमें लगाऊं तो ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा c से c पर, जैसे a से b पर होता है, इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम ये बात जानते हैं अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करें जिसकी लोअर और अपर लिमिट सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 0 हो जाता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं देखने के, आपने ये बात याद रखनी है कि कंटिन्यूस के केस में सिंगल वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल होती है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कहता है अगर यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। अब वो कहता है कि कंटिन्यूस के केस में आप चाहें तो यहाँ से इक्वालिटी ख़त्म भी कर सकते हैं। देखें पहले केस में मैंने इस पे a के नीचे से इक्वालिटी ख़त्म कर दी, b पर रहने दी, वो कहता है ये बात भी ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पर देखें
तो हमने किस ऊपर से इक्वालिटी ख़त्म कर दी है, बी के ऊपर से इक्वालिटी ख़त्म कर दी है, इज इक्वल टू, या हमने दोनों के ऊपर से इक्वालिटी ख़त्म कर दी है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि पी से भी हमने देखा है कि जब भी हम बात करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इक्वालिटी पर हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वालिटी को ना भी लगाऊं, क्योंकि इक्वल पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो वो मैटर नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। तो लेट्स से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी मैंने इक्वालिटी निकाल दी, और प्लस मैं लिख सकता हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। इट्स फाइन, क्योंकि हम लिख सकते हैं, मैंने इस इक्वालिटी को यहाँ से अलग कर दिया। अब हमें पता है कि किसी भी सिंगल वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, जो मैंने आपको पहली बात बताई थी। इसी तरह मैं सेम तरीके से, जैसे मैंने x इज इक्वल टू, मतलब a, सॉरी यहाँ पे मुझे a लिखना था, मैंने a लिखा है, तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू b भी लिख सकता हूँ। जब मैं b लिखूंगा तो b पर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और दूसरी वाली बात होल्ड हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस के केस में इक्वालिटी होना ना होना कोई फ़र्क नहीं डालता है। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट जी। अच्छा जी, अब कुछ केसेस यहाँ पर वही जो हमने डिस्कस किए थे, आप याद रखें कि अगर हमारे पास हमने एरिया फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी, यानी हमारा रैंडम वेरिएबल x अगर किसी भी इंटरवल a और b के दरमियान होगा, देखिए मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, उस फंक्शन को, अपने डेंसिटी फंक्शन को a से b पर क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे आपको ये एरिया शेडिंग नज़र आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है और बात हो रही है b से ग्रेटर पे, यानी यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी इस दफ़ा आपका जो कैपिटल X है वो कहीं यहाँ पड़ा हुआ है b से आगे और इन्फिनिटी से नीचे, तो हम कह सकते हैं द कैपिटल X इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब देखिए, अगर आपने इसको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? अब ये बड़ा सिंपल सी पॉइंट है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट b है, तो आप अपने डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, b होगी, और अपर लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ये बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर आप इस फंक्शन को देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी है, और इस दफ़ा हमारा रैंडम वेरिएबल x कहीं माइनस इन्फिनिटी और a के दरमियान है। अगर हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, तो अब आप गौर करें, a से सारा लेस का एरिया आपको चाहिए, तो a से अगर लेस का एरिया चाहिए तो ये इसकी लोअर लिमिट होगी और ये इसकी अपर लिमिट होगी। तो अपने हम डेंसिटी फंक्शन को लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ आता है, आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, आप फ़ौरन समझ जाइएगा अगर 2 से लेस की बात हो रही है तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी होगी, और कहाँ तक हमने करना है, इस नंबर 2 तक हम फंक्शन को क्या कर देंगे, अपने इंटीग्रेट कर देंगे, राइट जी। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी तो हमने यहाँ पर डिस्कस की। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 3.6 जो हम वॉलपोल से ले रहे हैं। सपोज दैट द एरर इन द रिएक्शन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड फॉर अ कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैविंग अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी ये चीज़ हमें PDF दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। अब वो कह रही है जो आपका फंक्शन है ये किस इंटरवल पे डिफाइंड है, -1 से 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1/3 एक्स स्क्वायर है, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वहाँ पर आपका डेंसिटी फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो ये बात कर रहा है -1 से 2 तक की बात कर रहा है, यानी इसके दरमियान की। अच्छा, पहले हम क्या प्रूव करेंगे, वी हैव टू शो, वेरीफाई द एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए, पहले हम ये शो करेंगे कि जो डेंसिटी फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्केच यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, और स्केच से हेल्प के हम बताएंगे कि ये क्यों ऐसे है। अब गौर से देखें ये स्केच कैसे बन रहा है। लेट्स से आप यहाँ से देखें तो ये -1 से 2 पर डिफाइन है। तो सबसे पहले अगर मैं इस जगह पर x की जगह -1 पुट कर देता हूँ, यानी x की जगह -1 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर 1/3 आएगा।
आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। तो लेट्स से एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये 1/3 है, यानी 0.33। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। तो -1 पर पहली वैल्यू ये आ रही है। अब देखें -1 और 2 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स से मैं 0 ले लेता हूँ। अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0 के ऊपर फंक्शन 0 होगा। तो देखिए आपका फंक्शन कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है, पहले इस तरह डाउनवर्ड जा रहा है, फिर हम 1 वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैं 1 इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास फिर 1/3 आ रहा है, यानी 1 के ऊपर अगेन मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1/3 आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं और वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ, 1.5 भी ले सकता हूँ, 1.9 भी ले सकता हूँ, लेकिन ग्राफ का बिहेवियर देखने के लिए मैं इसका एंड पॉइंट लेता हूँ 2। जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2 स्क्वायर इज़ 4, तो आंसर आएगा 4/3। और लेट्स से यहाँ कहीं 4/3 है, आप अपनी कैलकुलेशन में देख सकते हैं। तो ये 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 4/3 आएगा। अगर आप इस ग्राफ को स्केच करेंगे तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ बेसिकली आपके पास बन जाएगा, राइट जी। तो आप देख सकते हैं ये जो भी ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिक्रीजिंग नहीं है, और ये कहीं भी नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इंक्रीजिंग फंक्शन का यही मतलब होता है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दैट्स वाई पहली बात हमने प्रूव करनी थी कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है एक्स को आप स्केच करें और आपका सारा का सारा स्केच जो है वो अबव द एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हम वेरीफाई करेंगे ये जो एफ ऑफ एक्स है एक डेंसिटी फंक्शन होगा। अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक डेंसिटी फंक्शन होगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन डेंसिटी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को अगर हम पूरे रियल लाइन के ऊपर इंटीग्रेट कर दें तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तभी तो ये एक डेंसिटी फंक्शन बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा देखिए अब कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर हम अपने फंक्शन को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक देखने चाहें तो कुछ ब्रेकिंग पॉइंट है। लेट्स से यहाँ पर -इन्फिनिटी है, यहाँ पर +इन्फिनिटी है। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे कि पहले हम कहेंगे जी -इन्फिनिटी से -1, ये देख लें इसकी लोअर लिमिट ये है। -इन्फिनिटी से -1 पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही हमारा -1 से 2 पर डिफाइंड है। फिर हम क्या करेंगे, -1 से लेकर 2 पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर -1 से 2 है, और -1 से 2 पर ही हमारा फंक्शन डिफाइन है जो 1/3x² है। और उसके बाद आखिर में 2 से कहाँ चले जाएंगे, इन्फिनिटी पर, मगर वहाँ भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इसकी एक बड़ी आसान सी ट्रिक होती है, अगर वो आप ट्रिक याद रख लें तो आपको ये -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रिक ये है, आप ये देखा करें कि यहाँ पे पूरे रियल लाइन में हमारी लोअर लिमिट -इन्फिनिटी है, अपर लिमिट +इन्फिनिटी है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की लिमिट को देखेंगे, सिर्फ उस रियल लाइन को नहीं देखते। तो क्वेश्चन की लिमिट में हमारी लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 2 है। तो इसको लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि अपनी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक फंक्शन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट जी। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन है। हमें पता है x² की इंटीग्रेशन होती है x³ क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है 1/3, और x² की इंटीग्रेशन होती है x³ तो ये 3 टाइम 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। तो ये बन जाएगा 1/9 इंटू x³, और हमारे लिमिट्स को हम राइट साइड पे लिख देंगे, यानी x इज इक्वल टू -1 से 2 की तरफ जा रही है। अब रूल क्या होता है, पहले आप अपर लिमिट लगाते हैं, जब आप इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/9 कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, 2 इधर लगाएंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपके पास 8 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का माइनस होता है। लोअर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट से क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब आपके पास हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब -1 का जो क्यूब होता है वो -1 ही होता है, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 8 + 1 9, 9/9 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और यही हमने शो करना था। अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो इस सारे को अगर हम यहाँ से इंटीग्रेट कर दें तो ये टोटल एरिया, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास 1 है तो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इसके लास्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करें
सॉरी आप सॉल्व करें प्रोबेबिलिटी को कि आपका रैंडम वेरिएबल x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के दरमियान है। अभी आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि वेन एवर यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, तो हम क्या करेंगे, उस अपने डेंसिटी फंक्शन को सिर्फ a से b तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। और मैंने आपको कहा था इक्वालिटी ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप समझेंगे आपकी लोअर लिमिट a है, ये अपर लिमिट b है, तो इसी तरह इस फार्मूले में ये 0 से 1 एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की अपनी वैल्यू हमें पता है 1/3 एक्स स्क्र है, और यही इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको समझाई है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब बट इस केस में अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले के साथ लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका टोटल आंसर जो है वो 1/9 के इक्वल आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप चाहें तो स्केचिंग में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें कौन सा एरिया चाहिए था जो सिर्फ 0 से लेकर कहाँ तक था, 1 तक था। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद कुछ और एग्जाम्पल्स भी करेंगे।